चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलांतरित एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलाव रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित सालों एवं सांगवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे तथा पर्वत की ढलान पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंखवाकार विशाल लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्ष पर खिले लाल लाल फूल पर उसका ध्यान गया। वे ब्रेडेड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होते हैं तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। यह घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान के प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होते हैं। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वन जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पति में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पतियां देखी? आओ कुछ करके सीखें। सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पर ध्यान दें एवं उनके कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई है। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्य आदि के रूप में उस क्षेत्र में आकर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। कांटेदार झाड़ियाँ। घास स्थल जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियों केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों पे पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपद्रवीय प्रदेश में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में भी कई अन्य जानकारी दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेख से ध्रुव की ओर जाने पर मिलता है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में
बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्रकृति वनस्पतियाँ, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंध सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? क्या आप बता सकते हैं क्यों? वन, उष्णकटिबंध सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंध वर्षा वन भी कहते हैं। चित्र 6.3 में घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्षा यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्ष की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंचा पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे राजवुड, उबनुस, महगनी आदि पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मारा और खा सकता है। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के कारण पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोग होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। आओ कुछ करके सीखें। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपात वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताइए। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बाघ, गोल्डन लंगूर, उष्णकटिबंधीय पर्णपात वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। चित्र 6.7 ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांस, चीड़ एवं यूकलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दाने दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। हाथी। फिजेंट शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। 6.11 ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, ऐश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसा पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। चित्र 6.9 एवं 6.10 मोनाल शीतोष्ण पर्णपाती वन। भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपीय के पूर्व एवं उत्तरी पूर्व
किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। क्षेत्र 6.12 यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाते हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम। क्या आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पो उत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदुशीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है। आओ कुछ करके सीखे। अपने आसपास नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों को नाम पता करें। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री से भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चित्र 6.13 एवं ख इन्हें ट्रैक भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लघुदीप बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग मैचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चिड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है। यह सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैंगा का अर्थ है शुद्ध का अनछुआ। शंकुधारी वन हिमाच्छिद्र शंकुधारी वन, जिसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ग्रास स्थल उष्ण कटिबंधीय ग्रास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। चित्र 6.14 यहाँ वनस्पति ने निम्न के मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सावन ग्रास स्थल की इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय ग्रास स्थल में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ और आदि जानवर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय ग्रास स्थल। जिराफ शीतोष्ण ग्रास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के भीतर भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कैंटिल झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेश में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं।
तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यह वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप जानते हैं कि बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाइए तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं, जिसे टैंड्रो प्रकार की वनस्पतियाँ कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटा चमड़ी होता है, जो उन्हें ठंड जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वोल्रस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीला लोमड़ी। चित्र 6.16। सलीमा के पिता ने उसे कुछ के घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्र में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों के साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसा ही बन पाएगा? अगर लोग इसी प्रकार के पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा से सहमत है? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। सील, ध्रुवीय भालू, वोल्रस, जिराफ। क्या आप जानते हैं विभिन्न प्रदेश में घास स्तर विभिन्न नामों में जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्तर पूर्वी अफ्रीका सावन, ब्राज़ील कैंपस, वेनेजुएला लोनस। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्तर अर्जेंटीना पैम्पस, उत्तरी अमेरिका फेरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डान।